सेमिनार का अध्यक्ष और एआईडीएफ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कामरेड स्वपन मुखर्जी, यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी कामरेड अनिंदम सेन, एआईडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड पाठक साहब, एआईडीएफ के दोनों जॉइंट सेक्रेटरीज कामरेड पीके साहू और कामरेड आरएस रेड्डी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डमडम का सभी साथियों, इस सेमिनार का टॉपिक है द रोड मैप। रोड मैप का मतलब क्या? रोड मैप का डेफिनेशन क्या? रोड मैप का डेफिनेशन है स्ट्रैटेजिक प्लान। ऐसा बड़ा बड़ा मैनेजमेंट लैंग्वेज है ना। स्ट्रैटेजिक प्लान टू अचीव ए गोल। ये गोल अचीव करने के लिए, एक टारगेट अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होना चाहिए? तो 3 विषय है बैनर में। एक तो एनपीएस यूपीएस, हम लोग का टारगेट है, गोल है ओल्ड पेंशन चाहिए, पुराना पेंशन चाहिए, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन चाहिए। तो उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करने का रोड मैप क्या है? दूसरा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। उसमें 2 विषय है। एक तो हमारा इंडस्ट्री का सर्वाइवल है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 225 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन हमारा देश में, और 50 साल और 100 साल रहेगा नहीं रहेगा, वो एक सवाल है। अभी हम लोग हैं, आज का दिन 63,000 एम्प्लॉयज है हमारा। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और कलकत्ता हेडक्वार्टर, आपका डिफेंस फील्ड यूनिट, ये सब मिलके आज का दिन 63,000 कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है। इनका भविष्य क्या है? व्हाट इज देयर फ्यूचर? उसमें हम लोग का एक गोल है, हम लोग का टारगेट है, they all should retire as central government employees। ये 63,000 कर्मचारी आज का दिन, ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस हेडक्वार्टर्स और देश में 7 फील्ड यूनिट्स है, उधर काम कर रहा है कर्मचारी। उनका रिटायरमेंट तक they should remain as a defense civilian employee, central government employee। ये AIDF का टारगेट है। और 8वां पे कमीशन, दैट इज द 3rd टॉपिक गिवन। तो 8वां पे कमीशन आप सबको मालूम है, हम लोग का डिमांड था, नो डाउट। DA 50% कब हुआ, उसी समय हम लोग का डिमांड था। DA 50% का ऊपर क्रॉस हो गया तो 8वां पे कमीशन का बैठक होना चाहिए, दैट इज अवर डिमांड। लेकिन उसका वजह से सरकार ने 8वां पे कमीशन अनाउंस किया, वो बोलने के लिए हम तैयार नहीं। कारण आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, ये 8वां पे कमीशन किसी लिए मोदी सरकार अनाउंस किया, तो आप सबको मालूम है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। कारण दिल्ली का तो वोटर्स है, उसमें तो 50% सरकार कर्मचारी, आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस, CISF, CRPF, ITBP, BSF। और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का 4 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स और उनका फैमिली मेंबर्स, उनका वोट
बीजेपी को चाहिए। तो इसलिए 8वां पे कमीशन अनाउंस किया। अभी तो 5 महीने हो गया। उस कमीशन का चेयरमैन कौन है, उस कमीशन का मेंबर कौन है, उस कमीशन को सरकार क्या टाइम लिमिट 1 साल दे रहा है, 2 साल दे रहा है, कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या है, किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए ठीक है, कैसे भी तो 8वां पे कमीशन आएगा, सरकार का अनाउंसमेंट है। अभी कमीशन में काम करने के लिए स्टाफ को बुला रहा है। डिप्टी सेक्रेटरी हमको 5 लोग चाहिए, आइए, क्लरिकल स्टाफ चाहिए, स्टेनोग्राफर चाहिए, ये सब एक दिन एक नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आएगा पे कमीशन। तो पे कमीशन का सामने हम लोग का टारगेट क्या है, तो ये सब आज का दिन अपना यूनियन ने इस सेमिनार का टॉपिक में दिया। तो वो विषय का ऊपर हम लोग को चर्चा करना है। और आनंदम ने बोला अब बोलने का समय हमारा इंटरग्रेड रेशियो का भी क्या परिस्थिति है वो भी बोलिए करके बोला। 3 दिन का पहले फेडरेशन ने एक सर्कुलर इश्यू किया, उसमें एक चार्ट दिया आपको फिलअप करके फेडरेशन को भेजने के लिए। आप सबको मालूम है कॉर्पोरेटाइजेशन का नाम पर हमारा तो सरकार का साथ एक एग्रीमेंट था इंटरग्रेड रेशियो रिवाइज करने का। MCM 20%, HS1 25%, HS2 25%, वो सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेशन हो गया, सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो ये सातों कंपनी डिसाइड करेगा उनका पे स्केल के बारे में, उनका अलाउंसेस के बारे में। तो इसीलिए पे कमी अभी रेशियो बदल करने का क्या जरूरत है। लेकिन फिर फेडरेशन का लगातार प्रयास का वजह से, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, अल्टीमेटली उसको कोल्ड स्टोरेज से निकाल के फाइनेंस को फाइल पुटअप किया। अभी फाइनेंस आपको मालूम है, 1 पैसा खर्चा करने के लिए 1000 सवाल को जवाब देना पड़े। उन्होंने फाइल वापस कर दिया। आपने 20% मास्टर क्राफ्ट्समैन मांग रहा है, आज 14% है, 13.75 है, आप उससे 6% ज़्यादा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? तुम्हारा कितना वर्कर हाईली ग्रेड 1 में 10 साल तक स्टैग्नेशन में है, ये बताओ। HS1 अभी 20% है, आप उसको 25 मांग रहा है। आपका कितना वर्कर HS1 से 5 साल का ऊपर स्टैग्नेशन में है, 5 और 10 का बीच में, नहीं तो 10 का आगे, 11 साल 12 साल। तो ये इंफॉर्मेशन पूछ के फाइल वापस कर दिया। अभी मिनिस्ट्री ने सबको लिखा है आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, इतना जल्दी इंफॉर्मेशन नहीं आता है। तो अभी इन लोग ने फेडरेशन को भी रिक्वेस्ट किया, आपका तरफ से भी कुछ डाटा हमको कलेक्ट करके दे दो, स्टैग्नेशन का प्रोफाइल क्या है। तो इसीलिए AIDF ने उनका लास्ट सर्कुलर में एक फॉर्मेट सभी यूनियंस को सर्कुलेट किया। आप लोग, आपका सीनियरिटी लिस्ट है सभी फैक्ट्री में, सभी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में इंडस्ट्रियल वर्कर का सीनियरिटी लिस्ट। सो इस पर ज़्यादा रिसर्च करने का कुछ नहीं, सीनियरिटी लिस्ट देखने में आपको पता चलेगा कौन सा डेट से ये वर्कर HS1 में है, कौन सा डेट से ये वर्कर HS2 में है, तो एक देखने में पता चलेगा। तो वो इंफॉर्मेशन कुछ एग्जाम्पल बाय नेम भेजना है। तो सभी यूनियन को फेडरेशन ने रिक्वेस्ट किया। वो डाटा आने के बाद हम लोग तुरंत उसको मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे, फिर उसको दबाव डालेंगे सरकार का अप्रूवल के लिए। कोशिश कर रहा हूँ हम लोग 8वां पे कमीशन का पहले ही
इसका अप्रूवल लेने का, लेकिन कितना होगा नहीं होगा ये सरकार का ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हम लोग का काम करना है, वो तो करेंगे। फिर साथियों, हमारा इस तीनों टॉपिक हम वेरी शॉर्टली, ज़्यादा समय खींचने का जरूरत नहीं है, आप सब एजुकेटेड लोग हैं। फेडरेशन का डॉक्यूमेंट्स आप लोग स्टडी कर रहा है, आजकल सोशल मीडिया में बहुत आता है, यूपीएस का फेवर में भी आता है, यूपीएस का खिलाफ में भी आता है, बहुत आता है। लेकिन तो एआईडीएफ ने एक पोजीशन लिया ना शुरू से, तब स्वामीनाथन कमेटी का बैठक हुआ तो एक मीटिंग हम लोग ने अटेंड किया, आर्ग्यू किया ओपीएस के बारे में। लेकिन उन्होंने बोल दिया हमारा मैंडेट है, सरकार ने हमको मैंडेट दिया ओनली टू इम्प्रूव इन एनपीएस। एनपीएस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारा मैंडेट, पुराना पेंशन के बारे में हमसे बात मत करिए। तो फिर हम लोग भी बोला, हम लोग को भी एक मैंडेट है ना। रामलीला मैदान में अगस्त 2023 8 तारीख 6 लाख का ऊपर कर्मचारी पूरा हिंदुस्तान में आके जेएफआरओपीएस को एक मैंडेट दिया। वो मैंडेट क्या है? उस मैंडेट को डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया। उस डिक्लेरेशन में 30-35 नेता लोग दस्तखत किया, इंक्लूडिंग कॉमरेड एस.एन. पाठक और कॉमरेड सी श्रीकुमार फ्रॉम एआईडीएफ। उस डिक्लेरेशन को प्रधानमंत्री को सबमिट किया। उसमें क्या लिखा है? उसमें एकदम क्लियर लिखा, क्रिस्टल क्लियर लिखा है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, टीचर्स, हम नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम का अलावा कोई परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट इज द मैंडेट। तो फिर हम लोग ने बोला उनको, स्वामीनाथन को, तो आपके लिए मैंडेट है एनपीएस में इंप्रूवमेंट करने का, लेकिन हम लोग के लिए मैंडेट है पुराना पेंशन का अलावा दूसरा कोई भी पेंशन स्कीम इंप्रूवमेंट हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद एआईडीएफ स्वामीनाथन कमेटी को बाइकआउट किया। ठीक है, बाकी कॉमरेड्स अटेंड किया। फाइनली अगस्त 22 को एक चिट्ठी आया, प्रधानमंत्री आपको मिलना चाहता है। 24 अगस्त शनिवार का दिन है, तो आप सबको दिल्ली में रहना है, प्रधानमंत्री आपको मिलना चाहता है। क्या एजेंडा है, क्या विषय है? अभी तक 10-12 साल हो गया प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी साहब, कोई ट्रेड यूनियन लीडर के साथ एक सेकंड का बैठक नहीं हुआ, इंक्लूडिंग सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, इंक्लूडिंग बीएमएस, किसी के साथ उनका 1 मिनट का बैठक नहीं हुआ। लेकिन अचानक हम लोग का ऊपर क्यों प्यार आया? तो हम लोग ने इंक्वायरी किया, हम लोग के सोर्सेस का थ्रू पता चला उस दिन 5 बजे कैबिनेट का मीटिंग में स्वामीनाथन कमेटी का ऊपर सरकार कुछ निर्णय लेने वाला है। निर्णय लेने के बाद नेता लोग को बुला के उनका डिसीजन क्या है वो कम्युनिकेट करने के लिए बुलाए। इतना खबर मिलने के बाद हम और प्रेसिडेंट साहब आपस में डिस्कस किया, बाकी फेडरेशन का हमारा लीडर से कंसल्ट किया, तो फिर हम लोग का निर्णय हुआ, आवर डिसीजन इज वेरी क्लियर। हम लोग शुरू से ही एनपीएस का खिलाफ में लड़ाई में है। 2003 में तब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार ने डिक्लेयर किया एनपीएस, उसी समय से हम लोग उसका विरोध में हैं। तो स्वामीनाथन कमेटी भी हम लोग बाइकआउट किया। प्रधानमंत्री कोई चर्चा के लिए बुलाया, इफ द प्राइम मिनिस्टर वांट टू डिस्कस विद अस, स्वामीनाथन ने ऐसा ऐसा रेकमेंड किया, उसका ऊपर आपका विचार क्या है, उसके लिए हम लोग को बुलाया तो ठीक है।
लेकिन प्रधानमंत्री बुलाया केवल उनका कैबिनेट मीटिंग में 5 बजे स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का ऊपर कुछ निर्णय होगा, उस निर्णय को आपको कम्युनिकेट करने के लिए बुला रहा। तो हम क्यों जाएंगे? ओनली टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर। 5 बजे का मीटिंग में क्या हुआ वो 6 बजे हमको बताएगा और आधा घंटा वेट करेगा तो 6:30 बजे टीवी से मालूम हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए क्यों जाएंगे? हाँ, प्रधानमंत्री डिस्कस करने के लिए बुलाया, चर्चा करने के लिए बुलाया, ठीक है, वो जो जाना है, बात करना है, हम लोग का आर्ग्यूमेंट से इफेक्टिवली प्लेस करना है, लेकिन चर्चा के लिए नहीं बुलाया, उनका डिसीजन कम्युनिकेट करने के लिए बुलाया। तो इसीलिए एआईडीएफ ने उस मीटिंग को बाइकआउट किया। केवल बाइकआउट करके घर में नहीं बैठा, एआईडीएफ की तरफ से एक स्ट्रांग चिट्ठी प्रधानमंत्री को इमीडिएटली भेजा। केंद्र सरकार कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनका पेंशन के लिए वो 10% क्यों कंट्रीब्यूट करेगा? कल एक वर्कर आया इच्छापुर से, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो गया करके उसको रूल 14 का चार्जशीट, केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर है, उसमें क्या मिसकॉन्डक्ट है? फैक्ट्री का कोई लेना देना नहीं, उनका ऑफिशियल ड्यूटी में कोई लेना देना नहीं, उनका अटेंडेंस में कोई लेना देना नहीं, किसी वर्कर किसी ऑफिसर के साथ मिसबिहेव नहीं किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको रूल 14 का चार्जशीट। तो उस समय क्या बोलता है? आप 24 घंटा सरकार कर्मचारी है, यू आर 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप बाहर में कुछ गड़बड़ करेगा तो भी इट इज अ मिसकॉन्डक्ट, बिकॉज तुम केवल 8 घंटे के लिए सरकार कर्मचारी नहीं है, यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर 24 आवर्स। तो 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब हमारा तो एक ही इनकम है ना, सरकार से काम कर रहा है, उसके लिए सरकार हमको पेमेंट दे रहा है, उसका अलावा हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, कारण हम 8 घंटे के बाद कोई प्राइवेट कंपनी में जाके काम नहीं कर सकता, हम एक LIC का एजेंट भी नहीं बन सकता, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का भी एक एजेंट नहीं बन सकता, कॉन्ट्रैक्ट रूल का खिलाफ में। तो उसका मतलब क्या है? 30 साल 35 साल आप एज एन एम्प्लॉई काम कर रहा है, उसके लिए आपको तनख्वाह मिल रहा है, वो तनख्वाह पूरा आपका इस 30 साल 35 साल में पूरा खर्चा होता है, आपका बच्चा का एजुकेशन के लिए, आपका फैमिली को टेक केयर करने के लिए, शादी के लिए, ओल्ड पेरेंट्स को टेक केयर करने के लिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए, एक फ्लैट परचेज करने के लिए, आप कितना भी पैसा कमाया एज ए सैलरी वो पूरा खत्म। तो रिटायरमेंट का बाद आपको ILO क्या बोलता है? ILO बोलता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, देयर शुड बी ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड रिटायर्ड लाइफ। मतलब सर्विस में रहते रहते कैसे एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक स्टेटस आपने मेंटेन किया, तो रिटायरमेंट का बाद भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, उसके लिए पेंशन। तो वो पेंशन के लिए 10% सरकार कर्मचारी क्यों कंट्रीब्यूट करें? सरकार कर्मचारी के बीच में भेदभाव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। 2003 दिसंबर तक कितना लोग सरकार में भर्ती में आया, उनको पेंशन के लिए 10% कंट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं, एक पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन उसको CCS पेंशन रूल का अनुसार पूरा प्रोटेक्शन, उनका लास्ट बेसिक पे का 50% मिलेगा, उनको फैमिली पेंशन का प्रोविजन है, 40% पेंशन वो कम्यूटेशन कर सकता है, 15 साल के बाद वो 40% उनको वापस मिलेगा, 80 उम्र के बाद 20% उनका पेंशन बढ़ेगा, 100 साल हो गया तो 100% उसको पेंशन है, फिर सप्लीमेंट्री फैमिली पेंशन है,
अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डाइवर्स डॉटर, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, सभी के लिए फैमिली पेंशन का सुविधा है। लेकिन इसके लिए एक पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो वो एक सेट ऑफ एम्प्लॉइज है। दूसरा सेट ऑफ एम्प्लॉइज है, उनका तनख्वाह में 10% एवरी मंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन के लिए, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, उसमें फैमिली पेंशन का प्रोविजन नहीं है। सो दैट इटसेल्फ इज अ डिस्क्रिमिनेशन। देयर कैनॉट बी टू टाइप्स ऑफ पेंशन। एक आदमी एक पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसको पूरा प्रोटेक्टेड। लेकिन एक आदमी 10% उनका तनख्वाह से एवरी मंथ बेसिक पे प्लस डीए कंट्रीब्यूट करना है, उनके लिए कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए ऐसा पेंशन स्कीम का कोई मतलब नहीं। आप पुराना पेंशन को रेस्टोर करें। प्रधानमंत्री को हम लोगों ने मेल भेज दिया, एआईडीएफ की तरफ से। उस मीटिंग में हम लोग कोई नहीं गया। उसका बाद क्या हो गया आप सबको मालूम है। प्रधानमंत्री सभी नेता लोग के सामने बताया, आप लोग का डिमांड क्या है? 50% पेंशन हो गया। आप लोग का डिमांड क्या है? फैमिली पेंशन हो गया। आप लोग का डिमांड क्या है? गारंटी पेंशन, वो भी हो गया। आप लोग का डिमांड क्या है? पेंशन का ऊपर डीए मिलना चाहिए, वो भी हो गया। सब हो गया, खुश रहो आप लोग, सरकार का फेवर में प्रचार करो बोल के प्रधानमंत्री चले गए। उसका बाद दूसरा हॉल में सोमनाथन और रेलवे मिनिस्टर अश्विन वैष्णव, ये दोनों पत्रकार का संबोधित किया। उसी समय 50% उसमें क्या गड़बड़ है सबको मालूम हो गया। अभी नोटिफिकेशन आप सबका सामने है। यूपीएस का नोटिफिकेशन आप सभी का हाथ में है। उसका बाद पीएफआरडीए ने एक अलग नोटिफिकेशन पब्लिश किया, उसका पूरा अरिथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। अब गड़बड़ क्या है? वही 10% आपको कंट्रीब्यूट करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एनपीएस में सरकार 14% कंट्रीब्यूट किया, अभी 10% कंट्रीब्यूट करेगा। वो 4% प्लस दूसरा एक 4.5%, 8.5% वो अलग फंड में रखेगा, आपका नाम पर नहीं, सरकार का फंड में रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? इस स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आप कैसे नोटिफिकेशन का टॉपिक देखो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। लेकिन उसका बाद उसका शुरू से लास्ट तक आप पढ़ो, इधर भी पेंशन का नाम ही यूज नहीं किया। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड पेंशन इन द यूपीएस नोटिफिकेशन अदर देन द हेडिंग। उस स्कीम का नाम का अलावा पेंशन का नाम किधर भी उस नोटिफिकेशन में नहीं है। उसको क्या बोलता है? पे आउट। एम्प्लॉई को मिलेगा तो पे आउट, वो मरने के बाद उसका फैमिली को मिलेगा तो उसका नाम है फैमिली पे आउट। ये नाम क्यों बदल किया? स्कीम बोल रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन नोटिफिकेशन में पेंशन का नाम ही किधर भी नहीं। हम भी 50 दफा पढ़ा, लेंस लेके पढ़ा, किधर भी हमने छोड़ दिया। एक जगह में भी, एक सेंटेंस में भी पेंशन का वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आप फाइट कर रहा है ना, पेंशन हमारा अधिकार है। यू आर टेलिंग पेंशन इज माई राइट। पेंशन इज नथिंग बट ए डिफर्ड वेज। पेंशन इज ए प्रॉपर्टी। पेंशन इज नॉट ए गिफ्ट। पेंशन इज नॉट एन ex gratia. Pension is not paid at the sweet will of the employer. It is a hard-earned right of the employee. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अभी आप कैसे बोलेगा पे आउट हमारा अधिकार है, फैमिली पे आउट हमारा अधिकार है? ये नहीं बोल सकता। इसलिए जानबूझ के पेंशन का नाम ही खत्म करके उस पर रखा है पे आउट। तो ये फर्स्ट गड़बड़ है उसमें। दूसरा क्या है? एनपीएस में 60% आपको मिलेगा,
आपका रिटायरमेंट का बाद 60% आपका कितना भी कॉर्पस में अमाउंट है 60% आपको मिलेगा। वो आप किधर भी इन्वेस्ट कर सकता है, आपका मर्जी। 40% में आपको एन्युटी परचेस करना है, LIC का, SBI का, QTI का, म्यूचुअल फंड का, आपको क्या चाहिए वो परचेस कर सकते हैं, उससे आपको पेंशन मिलेगा। आप मरने के बाद आप तो नॉमिनी का नाम दिया ना, उनको 40% पैसा वापस मिलेगा। मतलब 60% भी मिलेगा, 40% भी मिलेगा NPS में। लेकिन UPS में आपको क्या मिलेगा? UPS में केवल आपको मिलेगा आपका टोटल कॉर्पस का 10%, वो भी 10% के नीचे ही आ रहा है, 10% भी नहीं आ रहा है। मान लिया आप रिटायरमेंट का समय आपका अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, 10 लाख रुपया आपको देगा, 90 लाख रुपया वही रखेगा, उसी से आपको पेंशन देगा। आप मरने के बाद आपको वाइफ को पेंशन मिलेगा, वो भी मरने के बाद पैसा पूरा सरकार को चले जाएगा, आपका नॉमिनी को, दूसरा डिपेंडेंट्स को 1 पैसा नहीं देगा। अभी एक बोल रहा है 60% आपको मिलेगा, अभी UPS में भी 60% आपको मिलेगा, लेकिन पेंशन 50% नहीं मिलेगा। प्रोपोर्शनेटली आपका पेंशन कम हो। 50% बोल रहा है ना, लास्ट 12 महीने का 50%, उसके लिए 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। 25 साल में नहीं मिलेगा, 25 साल के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट में जाएगा तो भी आपको 50% नहीं मिलेगा। सपोज एक अप्रेंटिस लड़का है, 20 साल में उसको नौकरी मिल गया, उसका 25 साल सर्विस होता 45 उम्र में, वो VR लेके घर जाएगा, उसको नहीं मिलेगा पेंशन। He has to wait up to 60 years। इस 15 साल उसको क्या खाना खाएगा वो? सरकार 1 पैसा नहीं देता है। So how he will take the food? By the way, इस 15 साल के बीच में वो डेथ हो गया, उनका फैमिली का क्या पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं, साइलेंट। तो यही है UPS। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 2 विषय आप लोग को डीपली सोचना पड़ेगा। बाकी अरिथमेटिक कैलकुलेशन में हम नहीं जा रहा हूं, आप लोग सब एक्सपर्ट्स हैं, उसमें अलग अलग फार्मूला दिया, 50 फार्मूला उस 185 पेज का नोटिफिकेशन में वो सब लिखा है। तो वो अरिथमेटिक है, मैथमेटिक्स है, हम उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन नोटिफिकेशन का 2 विषय के बारे में बोलना चाहता हूं। एक तो है इफ यू गिव ऑप्शन, आपने UPS में स्विच ओवर करने के लिए ऑप्शन दिया, दैट ऑप्शन इज फाइनल, इट इज नॉट इररिवोकेबल, इट इज, वो कभी आप रिवोक नहीं कर सकते, मतलब परमानेंटली यू आर फिनिश्ड। आज NPS में रहते आप OPS के लिए फाइट कर रहा है। क्यों फाइट कर रहा है? आपने NPS के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया, आपका ऊपर जबरदस्ती सरकार ने बोल दिया। आप अपॉइंटमेंट आया, LP में गया, 2004 के बाद आप आया, उस समय आपको कोई ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया, बाबा हमारा पास 2 पेंशन है, एक पुराना है एक नया है, आपको क्या चाहिए, ऐसा आपसे पूछा नहीं, आपको सीधा बोल दिया आपका भर्ती हुआ 1/1/2004 के बाद, तो आपका NPS है। इसलिए आप उसको पूरा अधिकार से विरोध कर रहा है, कारण यू हैव नॉट गिवन एनी ऑप्शन। कैसे हम कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ में फाइट कर रहा है? कारण हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया ना। फेडरेशन का किधर भी दस्तखत है? नहीं है। आपका दस्तखत है? वो भी नहीं है। आपका यूनियन का दस्तखत है? वो भी नहीं है। सरकार जबरदस्ती आपको डीम्ड डिपोटेशन में डाला, सरकार जबरदस्ती कॉर्पोरेटाइज किया, आप उसमें पार्टी नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट में आपने फाइट किया। अभी हाईकोर्ट में हमारा रिट अपील भी चल रहा है, बिकॉज यू आर नॉट ए पार्टी। लेकिन हियर इन यूपीएस आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन फॉर्म आप पढ़ेगा,
उसमें क्या लिखा है, हमने पूरा स्टडी किया। यूपीएस में हमको क्या क्या मिलेगा वो सब हमको मालूम है। ये सब मालूम होने की वजह से हमने दस्तखत कर रहा है, हमको यूपीएस में माइग्रेट करो, स्विच ओवर करो। लेकिन बाद में वो ऑप्शन आपको रिवोक नहीं कर सकता। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। बाय द वे, बाय मिस्टेक इफ समबडी हैज गिवन एन ऑप्शन, अब 1 साल के बाद मालूम हो रहा हमने गलत काम किया, यू कैन नॉट गो बैक। तो देन वाई शुड वी डू सुसाइड? हम सुसाइड क्यों कमिट करेंगे? फिर सेक्शन 11 दैट इज मोर डेंजरस। अब कितना साथी लोग आप उस 11 को पढ़ा हमको नहीं मालूम, लेकिन दैट इज द मोस्ट डेंजरस प्रोविजन इन दैट यूपीएस स्कीम। व्हाट इज दैट? इन फ्यूचर, भविष्य में सरकार ने पेंशन में कोई परिवर्तन करेगा, नहीं तो कोई नया पॉलिसी डिसीजन लेगा पेंशन के लिए, नहीं तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट देने का डिसाइड करेगा, उसका कुछ भी बेनिफिट यूपीएस वालों को नहीं मिलेगा। वेरी क्लियरली रिटर्न इन सेक्शन 11। वो लिखने का कारण क्या है? पॉलिटिकल। कैसे हमने बोला ना, 8वां पे कमीशन आप लोग का ऊपर प्यार इसलिए अनाउंस नहीं किया, उनको दिल्ली असेंबली चुनाव में जीतना है, इसलिए तो पे कमीशन। उनको दिल्ली असेंबली इलेक्शन में जीतना है, इसलिए इनकम टैक्स 12 लाख। इनको बिहार इलेक्शन जीतना है, इसलिए सेंसस और कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार इलेक्शन के लिए। ऐसा ही 29 में ये सरकार सब इलेक्शन को मन में रख के ही पॉलिसी डिसीजन लेता है। अब 29 में पार्लियामेंट चुनाव आएगा, मालूम हो रहा है मोदी साहब को उनका 240 है अभी एमपी, वो 200 में आएगा, 180 में आएगा। तो वो सोचेगा ठीक है 10 करोड़ है टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उनका फैमिली मिलके वोट पूरा हिंदुस्तान में 10 करोड़ है। 10 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल नंबर। तो इनको हम कैसे अट्रैक्ट करेगा? हम पुराना पेंशन को वापस करेंगे, नहीं तो दूसरा कोई सिस्टम लेके आएंगे, उसमें एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो कुछ भी यूपीएस वालों को नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 11। तो फिर हम क्यों यूपीएस में जाएंगे कॉमरेड्स? आज आपको एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन फेडरेशन ने फाइट करके दिलाया। आप एनपीएस में हैं, बाय द वे आपका डेथ हो गया, डेथ तो किसी का भी हो सकता है। अभी भंडारा में हमारा 9 कॉमरेड्स मर गया, ये कि 7:30 बजे घर में बोल के आया हम शाम को वापस आएंगे, 10 बजे खत्म, बॉडी पीस हो गया। तो डेथ का क्या गारंटी है? लेकिन फेडरेशन ने फाइट करने की वजह से उन सबको पुराना पेंशन का फैमिली पेंशन मिल रहा है। इवन दो दे आर अंडर एनपीएस, फॉर फैमिली पेंशन दे आर अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972। तो उसका मतलब क्या है? 8वां पे कमीशन में उनका पेंशन बदल होगा। उसका अलावा उनका डेथ के बाद, हमने शुरू में बोला ना, कोई अनमैरिड डॉटर है, विडो डॉटर है, डाइवर्सी डॉटर है, वो सबको ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप एनपीएस छोड़ के यूपीएस में जाएगा, ये फैमिली पेंशन आपको अप्लीकेबल नहीं है। कारण उधर दूसरा फैमिली पेंशन है 6,000 रुपये का। तो आप क्यों जाएंगे? ठीक है, ये तो एआईडीएफ पूरा हिंदुस्तान में प्रचार कर रहा है, लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है? सभी न्यूज़पेपर में आ चुका है। 10 दिन का पहले तक only 10,000 NPS employees have given option to switch over to UPS. 20,70,000 लोग हैं एनपीएस में, उसमें ओनली 10,000 so far has given option for UPS. ठीक है, ये तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। डिफेंस के बारे में थोड़ा स्टडी किया, सीजीडीए का रिपोर्ट है। अभी तक मतलब 4 जून तक 660 कर्मचारी यूपीएस के लिए ऑप्शन किया। फिर थोड़ा और रिसर्च किया, ये 660 कौन है? उसमें 500 का ऊपर लोग हैं एक्स सर्विसमैन, उसको ऑलरेडी पुराना पेंशन मिल रहा है, उनके लिए एनपीएस नहीं है।
सो दे आर ऑलरेडी गेटिंग पुराना पेंशन, तो वो पेंशन उसको ऑलरेडी मिल रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा ठीक है हम यूपीएस में जाएंगे। ये अबाउट 500 पीपल आर देयर। उसका बाद कुछ लोग थोड़ा इंटेलिजेंट है, हस्बैंड भी काम कर रहा है डिफेंस में, वाइफ भी काम कर रहा है, तो उन्होंने आपस में बात करके डिसाइड किया एक आदमी रहेगा यूपीएस में, एक आदमी रहेगा एनपीएस में। तो ये सब मिलके अभी तक 660 एम्प्लॉइज ओनली हैव गिवन ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है कमरेड? हम ये नहीं बोल रहा हूँ एआईडीएफ का प्रचार का वजह से लोग ऑप्शन नहीं दिया, एआईडीएफ का कमिटेड पोजीशन है, लेकिन एम्प्लॉइज सब एजुकेटेड है, हम लोग से ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा दिन ऑनलाइन में होता है, वेबसाइट देखता है, कैलकुलेट करता है, कंपैरिजन करता है, फिर भी क्यों? अभी हमने देखा एक एमपी चिट्ठी लिखा है, इसका डेट एक्सटेंड होना चाहिए। आज एम्प्लॉई को सेटिस्फाइड ही नहीं है, एम्प्लॉई कन्विंस नहीं है, तो डेट क्यों एक्सटेंड करेंगे? तो इसलिए कॉमरेड्स, हम लोग का पोजीशन एकदम क्लियर है। हम किधर किधर हम लोग को मौका मिलता है एम्प्लॉइज का सामने बात करने के लिए, हम लोग का यही अपील है, जबरदस्ती वी शुड नॉट कमिट सुसाइड फॉर आवरसेल्व्स। एनपीएस खतरनाक है, यूपीएस ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एनपीएस जबरदस्ती हमारा ऊपर डाला, हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया, हम उधर रह के पुराना पेंशन का रेस्टोरेशन के लिए फाइट करेंगे। दैट इज अवर रोड मैप, दैट इज अवर गोल। फॉर कॉमरेड्स, 8वां पे कमीशन अभी क्या बताएंगे? 8वां पे कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं ना, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ विषय हम लोग सरकार के सामने रखा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में रखा है, उसमें कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हम लोग पे कमीशन कैसे काम करना रखा है। कारण सभी पे कमीशन का सामने क्या आता है, मिनिमम तनख्वाह कितना होना चाहिए, वो मिनिमम तनख्वाह में कितना इंक्रीज हो रहा है, वही आपका फिटमेंट फैक्टर भी रहेगा बाकी लोग के लिए। अब आज मिनिमम तनख्वाह तो 2026 में आज 55% डीए है और 5% तो पक्का मिलेगा। कारण अभी जनवरी 1 तारीख से एक डीए ड्यू है आपको, वो तो 3% पक्का है। पर जुलाई से दिसंबर का कितना प्राइस राइज है वो जनवरी में आएगा अगला साल, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी लेस दैन 60% डीए। तो 18,000 प्लस 60% डीए इज इक्वल टू 28,000। तो मिनिमम तनख्वाह ऐसा ही 28,000 है। उसका ऊपर कितना चाहिए? 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 25 चाहिए? उसके लिए क्या फार्मूला है? वही अभी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया नेशनल काउंसिल जेसीएम का, हम भी है, रेड्डी साहब भी है, पाठक साहब भी बीच बीच में आएगा, ज्वाइन करेगा। फेडरेशन का भी सब कमेटी बनाना है हम लोग को, कारण एआईडीएफ का सेपरेट मेमोरेंडम भी जाना है, नेशनल काउंसिल का जेसीएम में कॉमन इश्यूज को भी मेमोरेंडम जाना है। लेकिन अभी तक हम लोग के पास कोई कागज नहीं ना, लेकिन विचार तो है। विचार क्या है? सरकार के सामने रखा है। आज मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए फैमिली का डेफिनेशन क्या है? हस्बैंड, वाइफ और 14 इयर्स का नीचे का 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। उसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मेल के लिए 1 यूनिट ट्रीट करता है, फीमेल 0.8। कारण वो 1957 का फॉर्मूला है। उस समय लेडीज मतलब केवल घर में काम करेगा, उसको उतना ही कैलोरी का फूड चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, लेडीज ऑफिस में भी काम कर रहा, फैक्ट्री में काम कर रहा, पुलिस में है, मिलिट्री में है, आर्मी में है, घर में भी काम करता है। तो उसको कैसे 0.8 ट्रीट कर सकता? उसको भी तो 1 यूनिट ट्रीट करना पड़ेगा ना। और बच्चा 14 उम्र तक आपका डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू 1957। आज ऐसा नहीं ना, सरकार का ऑर्डर का अनुसार 25 उम्र तक आपका डिपेंडेंट है मेडिकल रिएम्बर्समेंट के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए। अप टू 25 ईयर्स इज द डिपेंडेंसी। उसका मतलब वो भी 2 यूनिट हो गया ना, 2 + 2 4 यूनिट हो गया। फिर पेरेंट्स, कौन देखेगा पेरेंट्स को? हु विल टेक केयर ऑफ पेरेंट्स? ठीक है, हमारा समाज में एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स को देखना है, लेकिन लीगल नहीं था।
पेरेंट्स को नहीं देखा करके आपको जेल में नहीं डाल सकता, लेकिन अभी डाल सकता है, कारण कानून आ गया। सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एंड पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2007, उसमें लिखा है आपका जिम्मेदारी है आपका पेरेंट्स को देखना है। बाय द वे, आपका पेरेंट्स जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेंट किया, कलेक्टर को पूरा पावर है आपसे 10,000 रुपया निकाल के पेरेंट्स को देने का। आप सरकार कर्मचारी है, आप कानून वायलेट किया करके आपका ऊपर एक्शन भी आएगा। तो उसका मतलब पेरेंट्स भी हमारा डिपेंडेंट है। तो ये 3 यूनिट का फैमिली डेफिनेशन गलत है ना। ये सब सरकार को पे कमीशन को स्टडी करना है। फिर लिस्ट ऑफ खाना लिखा है, राइस, वीट, तेल, अंडा, मीट, फिश, वो सब है, लेकिन उसमें नमक तक नहीं ना। बहुत आइटम्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है, नमक नहीं है, चाय का पत्ता नहीं है, कॉफी पाउडर नहीं है, नट्स नहीं है। आजकल डॉक्टर बोलता है ना आपको नट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है, लेकिन ये सब इसमें नहीं है। कपड़ा 5.5 यार्ड कपड़ा एक इंडिविजुअल के लिए 1 महीने के लिए, उसका सिलाई का पैसा कौन देगा? वो नहीं है उसमें। अंडर गारमेंट्स कोई नहीं जा सकता, उसका भी इंक्लूडेड नहीं है कपड़ा में। तो अलग अलग तरीका का कपड़ा है। अभी 1957 में डिसाइड करने का समय तो एक ही कॉटन का कपड़ा था, अभी अलग अलग आ गया, वो भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सब विषय है। इसका अलावा एक मेजर इशू क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का खर्चा सब ऑनलाइन में है ना। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक ऑनलाइन है, आपका पेमेंट ऑनलाइन है, बच्चा का एजुकेशन ऑनलाइन है। CGHS में अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए अभी ऑनलाइन का ऐप आ गया, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कैसे? उसके लिए तो एंड्रॉइड फोन चाहिए ना, उसके लिए एंड्रॉइड फोन चाहिए, उसके लिए लैपटॉप चाहिए, PC चाहिए, उसमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। वो खर्चा कौन देगा? वो सब मिनिमम वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का तो खर्चा हो रहा है, आज वो लक्ष्यूरी नहीं है, वो एसेंशियल है, रिक्वायरमेंट है, वो भी ऐड करना है। तो वो सब रखा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अभी 12 क्लास से बंद, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन तक देना है, हॉस्टल सब्सिडी और CE। मतलब सब विषय तो बहुत है। 5 प्रमोशन सर्विस में मिनिमम मिलना है, प्रमोशन में एटलीस्ट 2 इंक्रीमेंट देना है, ऐसा विषय बहुत है। लेकिन ये सब पे कमीशन कंसिडर करेगा नहीं करेगा, क्या लड़ाई करना आपको, लेकिन ये सब हम लोग का टारगेट है। ये सब पे कमीशन का सामने हम लोग को विचार रखना है। कॉम्रेड्स करेंगे, फेडरेशन करेंगे, आपको भी चिट्ठी लिखा फेडरेशन यूनियन का अंदर भी चर्चा करके प्रपोजल देव करके तो आप लोग को भी देना है। अंतिम में साथियों, कॉर्पोरेटाइजेशन बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। भविष्य क्या होगा किसी को पता नहीं। कुछ फैक्ट्री में लोड है, कुछ फैक्ट्री में लोड नहीं है। जबरदस्ती PLI हम लोग का ऊपर डालता है। हाई कोर्ट का जजमेंट है, जब तक के सरकार में रहेगा सरकार का ही कानून उनके लिए लागू होगा। सरकार का कानून क्या है? पीस वर्क कोरिलेशन, पीस वर्क पे चलना है। PLI तो सरकार का स्कीम नहीं है, वो तो कंपनी ने बनाया। ठीक है, तुम्हारा कर्मचारी को तुम बन सकता है, हमारा लिए क्यों बन रहा? हाँ, तुम्हारा पास लोड ज़्यादा है, मैन पावर कम है, ओवर टाइम दे दो। सरकार का कानून हमारे लिए अप्लीकेबल है ना। तो वो सब विषय है, वर्कलोड का विषय है। अब कंपनी क्या बोलता है? अभी सुबह रेड्डी साहब बोल रहा था, उनका MIL एक जमाने में मोनोपोली था। स्मॉल आर्म्स हो, कोई भी एमिनेशन आइटम्स हो, और A&D ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज वेर द मोनोपोलीज। अभी तो सब लोग घुस गया, अदानी घुस गया, अंबानी घुस गया, L&T घुस गया, एवरीबडी इज देयर। तो अभी CM ने क्या बोलता है? आपका सर्वाइवल करना तो आपको रेट कम करना है। आप 2 घंटा काम कर रहा है, आपको 8 घंटा काम करना है। ये सब अभी नया नया दबाव वर्कर का ऊपर आ रहा है। 20%, 25% ब्लाइंडली लेबर एस्टिमेट, किसी से बात नहीं करता। अभी TCL में बहुत झगड़ा चल रहा है। फेडरेशन का बहुत प्रयास के बाद यूनिफॉर्म आ गया बनाने का। अब मैनेजमेंट बोलता है हम आपको पुराना यूनिफॉर्म का रेट में आधा रेट ही देगा, नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा। झगड़ा चल रहा है।
तो ये सब चैलेंजेस हैं। आप धक्का मार के नहीं जा सकता ना, आपको फाइट करना पड़ेगा, आपका उसके खिलाफ में फाइट करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो बंद करने के लिए नहीं बनाया ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तरीके से इस देश के सुरक्षा के लिए बनाया। उसी को लेके हम लोग को फाइट करना ही पड़ेगा। सरकार सुन रहा नहीं सुनेगा करके क्या हम एसएम जोशी भवन बंद करके ताला डाल के घर में बैठेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू फाइट रिलेंटलेसली, यू हैव टू फाइट। फिर आपका सर्विस के लिए डरने का कुछ नहीं। हाईकोर्ट में एआईडीएफ गया, आपका सर्विस प्रोटेक्टेड। 21 तारीख मीटिंग हुआ, पाठक साहब था, हम था, रेड्डी था। जॉइंट सेक्रेटरी को क्लियरली बोल दिया ये दिसंबर के बाद एक्सटेंशन का कोई सवाल नहीं है, हमको कोई एक्सटेंशन का सवाल ही नहीं है। आप नोटिफिकेशन इश्यू करो प्रसार भारती का सेम मॉडल में, हम रिटायरमेंट तक सरकार में ही रहेगा। नोटिफिकेशन इश्यू करो। उन्होंने मना किया, लेकिन हम लोग को दबाव का डाल तो उसमें मिनट्स में रिकॉर्डेड किया, रक्षा मंत्री को पुटअप करने के लिए एग्री भी किया। कल JCM 3 मीटिंग हुआ, स्वपन था, हम था, रेड्डी था, हमारा 7 मेंबर्स था, बाकी लोग भी था। सब लोग मिलके बोला इधर भी मिनट्स में रिकॉर्ड करो। सभी का एक ही डिमांड है, हमारा रिटायरमेंट तक सरकार में ही रहना है। डिस्कशन के बाद चेयरमैन ने एग्री किया, बाबा इनका विचार रिकॉर्ड करो, सरकार को भेजो। तो सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप ऑप्शन देगा तो कैसे यूपीएस में आप ऑप्शन देगा, हम क्या कर सकता? कैसे ये कॉर्पोरेशन में डीपीएसयू में जाने के लिए आप ऑप्शन देगा तो हम क्या कर सकता? जबरदस्ती आपसे कोई ऑप्शन नहीं ले सकता, आपको कंपनी में नहीं डाल सकता। ये एआईडीएफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आप सभी का अचीवमेंट है। इसलिए साथियों, डरने का कुछ नहीं। आवर रोड मैप इज वेरी क्लियर, whether it is on UPS, whether it is on NPS, whether it is 8th pay commission, whether it is corporatization, service protection, AIDF का रोड मैप एकदम क्लियर है। उस गोल, उस टारगेट अचीव करने के लिए आप सभी को AIDF का लाल झंडे का बैनर का नीचे आप लोग को संघर्ष करना है। हम लोग सब मिलके ये पूरा अधिकार अचीव करने का रास्ता में जाएंगे। इतना बोल के आप सबको नमस्कार, राम सलाम, धन्यवाद।